जो रसोई है उसका बजट ऐसा होना चाहिए कि कोई दिक्कत न हो, एक मिडिल क्लास है उसका बजट में ध्यान रखना चाहिए। मैं आप सभी को, वैसे कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, आप सब लोग जानते हैं कि मोदी सरकार का ये पूर्ण आखिरी बजट है। उसके बाद किसकी सरकार होगी वो देखनी होगी। तो ये एक देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनमें अलका जी और चारू जी इस वक्त हमारे साथ में। चारू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बजट से एक आम महिला किस तरह की उम्मीद करती है? देखिए, अगर सच मायने में देखा जाए तो वो ये सोचती है कि उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो बिजली पानी से संबंधित हो या घरेलू उपयोग की वस्तु है, वो ये मानती है कि सस्ती होगी। या रेफ्रिजरेटर हुआ या कोई इस तरह की जो घर में उसके कुछ विलासिता की वस्तु कह दीजिए या जरूरत की वस्तुएं कह दीजिए, तो एक मानसिकता ये रहती है कि सस्ती होगी। लेकिन बजट का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज सस्ती होगी। डिपेंड करता है कि बाजार में उसका क्या रुख है। तो सस्ती होना और महंगी होना एक अपने आप बात है, लेकिन महिलाओं की स्थिति यही है कि और चाहती भी है और होना भी चाहिए कि सिलेंडर का रेट है वो कुछ कम हो, ताकि वो अपने घर की जो व्यवस्था है रोजमर्रा की उसको सुचारू रूप से निभा सके। जी, अलका जी, जी किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मोदी साहब के सामने चुनौती है 2019 चुनाव जीतना। ये आखिरी बजट है उनका, पूर्ण बजट। आपके अगर बजट में देखें तो हर व्यक्ति, खासकर मध्यम वर्ग, और इसमें कहीं कहने की बात नहीं है, जब पूछा गया था जेटली साहब से पहला बजट तो कि मध्यम वर्ग को बड़ी उम्मीदें थी आपसे, आपने टैक्स लैब में कोई इजाफा नहीं किया, तो क्या कहना है इस पे? तो उनका कहना था कि मध्यम वर्ग अपने हाल पे खुद अपना स्टैंड कायम करेगा, और वो अपने हाल पे, यानी कि भगवान के भरोसे छोड़ा गया था। अब उम्मीद कर सकता है कि मध्यम वर्ग, खासकर महिलाएं, कि हमें कुछ राहत चाहिए या फिर कहें कि कुछ इस तरह की चीजें मिलें जिसकी वजह से महिलाएं एक ये महसूस कर सकें कि हाँ, बिल्कुल वुमेन ओरिएंटेड बजट कहा जा सके। देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये आखिरी बजट होगा, तो उस बजट पे सरकार का क्या उद्देश्य होगा। अगर उनको वोट लेना है और आगे आना है तो मेरे ख्याल से इस बजट में कुछ रिबेट्स मिलनी चाहिए। और अगर उनको सिर्फ जैसे कि मोदी जी का एम है कि हमको सुधार करना है, जी, इकोनॉमी बढ़ानी है, ये करनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बजट में रिबेट आने वाली है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले इनकम टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं आया अभी तक। कुछ ऐसा खास लोगों को जो उम्मीद थी वो नहीं मिला, स्पेशली महिलाओं को। एज फार एज रोजमर्रा की चीजें और घरेलू और रनिंग ऑफ द किचन इज कंसर्न, सब चीजें महंगी हुई हैं, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे बिजली की दरें हो, चाहे वो पानी के ऊपर भी अब यू स्टार्टेड पेइंग फॉर वाटर ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी चीज जो अभी महंगी हुई है वो है पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल और डीजल से ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो घर चलाने की जरूरत हो या कोई ऑफिस या इंस्टीट्यूशन या किसी भी चीज से। मेरा तो छोटा सा सवाल है। अलका जी, यहाँ पे आपने कहा कि फ्यूल प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो उसका सब पे असर पड़ता बिल्कुल है, सब पे असर पड़ता लेकिन है। जब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जब पेश कर रहे थे अरुण जेटली, तो उसमें साफ कहा गया था कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर इजाफा होगा तो महंगाई बढ़ेगी निश्चित रूप से। जब बिलो $50 जब हमारे क्रूड ऑयल था, तो उसी वक्त हमें बहुत बड़ी राहत की एक उम्मीद की जा सकती थी, जो दे भी सकती थी सरकार। कोई मतलब ये नहीं था कि इसमें कोई गलत आदमी सोच रहा हो, बिल्कुल सही सोच रहे थे, तब राहत नहीं मिल पाई। तो अब कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बड़ी राहत मिल सकती है? मैंने वही बोला कि अगर उनको इलेक्शन जीतना है और अगर वो जिसको कहते हैं ना मन लुभावन बजट बनाना है, तब ये हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले ही तो अपने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें, डीजल ऑलमोस्ट पेट्रोल के बराबर पहुंच चुका है। बिल्कुल, पेट्रोल कैन बी अ लग्जरी। सपोज अगर आप पेट्रोल वाली कार चलाते हैं तो आप लग्जरी हो सकता है। अगर आप लग्जरी पे ब्रेक लगाना चाहते हैं तो पेट्रोल दाम बढ़ाइए, कोई जैसे सिगरेट के दाम बढ़ाइए, आपको रोकनी है तो, और बढ़ ही रहे हैं ऑफ कोर्स, फिर भी लोग पी रहे हैं। लेकिन डीजल पे दाम बढ़ाना मतलब कि ट्रक, जो कि ट्रांसपोर्ट का एक मेन कारण है, लॉजिस्टिक्स बहुत सारा डिपेंड करता है डीजल के ऊपर। डीजल के दाम बढ़ाना सच में कुछ क्वेश्चन मार्क है, मैं जो सोचती हूँ, और ये इससे महंगाई के ऊपर काफी फर्क पड़ा है। तो डीजल के दाम बढ़ाने से आई एम बिट एप्रीहेंसिव कि वो बजट इसमें क्या चाहते हैं।
क्या आगे वोट लेना चाहते हैं, या सिर्फ उन्नति की सोच रहे हैं, या इकोनॉमी बढ़ाने की सोच रहे हैं। मेरा तो छोटा सा ये सवाल है यहाँ पे, उन्नति का जो सवाल आता है, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि देखिए अगर देश को 2 कदम आगे बढ़ाना है, आपको विकास की तस्वीर देखनी है, तो कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, कड़वी घूंट, यानी कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विकास की तस्वीर को लेकर के मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि 4 साल की खासकर बात करें, सरकार के खजाने में मुझे लगता है कि कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। अब वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट बात हो सकती है, बट पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जीएसटी ये लेके आए थे, नोटबंदी इन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने अपनी मनमर्जी से सारे काम किए हैं। मेजोरिटी अच्छी है। 84-85 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके ठीक 30 साल बाद में इस देश को एक मजबूत सरकार मिली है। तो मुझे लगता है कि कार्यशैली पे एक पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरह से मोदी के रवैये पे, उनकी कार्यशैली पे सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आम जो व्यक्ति है वो ये कहता है कि चलिए फिर भी देश का विकास दिखना चाहिए। तो 4 साल का वक्त अब निकल चुका है, तो विकास की तस्वीर हम कुछ देख सकते हैं? जहां तक मुझे लगता है अभी तस्वीर सामने आना बाकी है, पूरी तरह से अभी तक तो सामने नहीं आई है जो विकास की तस्वीर है। उसमें जैसा कि जो फोर्सी करके हमने बजट या जो भी टैक्सेस जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है, चाहे वो जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, उसके लोग यूज टू जरूर हो गए हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जहां तक की बात है वो आना बाकी है। अभी जीएसटी की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी आई है, कुछ चीजों के ऊपर आपको पता है कि आपको सर्विस पे करना है कि सरचार्ज पे करना है कि नहीं करना है। दैट अगेन इट इज गुड दैट सम ट्रांसपेरेंसी इज देयर, लेकिन चेंज अभी हुआ है। मैं जहां तक उम्मीद कर रही हूँ इस बजट में भी शायद थोड़ा सा कम आने की। आप देखिए किसी चीजों पे 18% जीएसटी से घटा के उन्होंने 12 भी की, कुछ पे 5% भी लिया है, तो कम तो किया है। जो उन्होंने डिसीजन लिए थे उसमें से कुछ में उन्होंने फुटबैक लिया है, बट अभी भी रिजल्ट आना बाकी है। अगर ये कड़वी दवाई है तो शायद हम अभी तक पी रहे हैं और थोड़ी दिन और पीनी पड़ेगी उस रिजल्ट आने के लिए कि हम अच्छे या हेल्दी हो, हमारी कंट्री, हमारा इकोनॉमी हेल्दी हो, तो अभी वो आना बाकी है। व्हाटएवर डिसीजन अभी तक लिए गए हैं सरकार ने, मोदी सरकार ने, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी वोट को स्टेक पे रख के लिया है। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि मुझे वोट लेना है, क्योंकि जनता बहुत दुखी हुई थी और पता नहीं आई डोंट नो किस करवट वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आने वाले इलेक्शन में। बट परेशान होके भी सेटल तो हो ही गए हैं लोग बाग, और यही सोच के कि सुनहरे भविष्य के सपने देख के कि भाई आने वाला अच्छा कल होगा, उस चक्कर में अगर कर सके तो करें। बट हो सकता है इस बजट में, मुझे लगता है जैसा थोड़ा सा दे कम बैक ऑन देयर डिसीजन, सो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट फ्यू relaxations as far as taxation is concerned, as far as few things जो थोड़ा चीप कर दिए जाए, सस्ते कर दिए जाए, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, गरीब आदमी को, लोअर मिडिल क्लास को घर चलाने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको कम किया जाए, सस्ता किया जाए। आजकल अगर लोअर मिडिल क्लास की भी बात करें तो उनको टीवी भी चाहिए, उनको फ्रिज भी चाहिए, उनको 2 व्हीलर भी चाहिए, उनको सब कुछ चाहिए। तो इन सब चीजों के ऊपर देखते हुए अगर करें, और सबसे बड़ी जरूरत की चीज है गैस, जिसकी गैस की सब्सिडी का आपको पता ही है कि पता नहीं लोगों कह रहे हैं कि कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। जो सब्सिडी हम लोग पे कर रहे हैं वो कहाँ से कहाँ गई। गैस का सिलेंडर आज 700-800 रुपए का हो गया, जो 400 रुपए का था 4 साल पहले, तो डबल पे कर रहे हैं हम, इसी सोच में कि चलो वो किसी सही काम पे जा रहा है, बट सही वाले को भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। As far as funds are concerned, I think funds are sufficient. Only thing is they should be utilized. They sanctioned also. बहुत सारी स्कीम्स भी बना दी गई हैं कि हम इस स्कीम में रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम में बाकी है अभी, बहुत बाकी। बिल्कुल एक बड़ी बात आपने कही है कि चले टैक्स पेयर ये भी मान के चलता है कि कोई नहीं है, हमारे अगर जेब से पैसे जाकर के किसी का अगर भला हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है तो भी ठीक है। लेकिन विश्वास जो अभी अलका जी कह रही हैं वो नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में जो पैसा हमारा जा रहा है टैक्स पेयर्स का है, किसी का भी, वो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्योंकि मुझे ध्यान है एक बार 1986-87 में जब खेडली अलवर राजीव गांधी आए थे तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार की थी, बहुत मखौल उड़ाया गया था उनका। लेकिन मैं मानता हूं कि एक अच्छी बात, एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस बात को स्वीकार किया था कि 1 रुपए हम भेजते हैं और आप तक विकास के लिए 15 पैसे आते हैं वो। तो इस गैप को खत्म करना बहुत जरूरी था। ये बात सही है कि लंबे समय तक उस वक्त कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अगर इसे स्वीकार करता है तो कमियां कहां है मिलकर के उसे दूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर दीमक को आप खत्म नहीं करोगे, आज पड़ोसी के डोर में लगी है, कल आपके भी आ सकती है वो, तो उसे खत्म करने की बड़ी जरूरत है। एक चारू जी, मेरा एक सवाल होगा आपसे कि ये जो बजट है, पूर्ण बजट, आखिरी बजट है, वोट एंड अकाउंट अगली बार मोदी सरकार लेगी, क्योंकि पूर्ण बजट नहीं होगा। अब फरवरी में अगर बजट आता है तो मई में इलेक्शन भी ड्यू होगा। मुझे लगता है कि बजट सत्र के तुरंत बाद ही आचार संहिता लग जाएगी, तो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। ये उम्मीद कर सकते हैं कि राजनीतिक दल लोक लुभावन चीजें देते हैं, वादे करते हैं,
और स्कीम्स में भी वोट की संभावनाएं तलाशते हैं, तो अब की बार तो उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम इलेक्शन से के नजरिए से बनाया हुआ बजट होगा, यानी कि एक ये कह सकते हैं कि राहत का पिटारा खुल सकता है सरकार से। देखिए, मैं जो सोचती हूँ, जैसा अभी अलका जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा, कि मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में कड़वे कूट दिए हैं केवल इस बात पे कि आगे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, और लोगों ने बहुत तरीके से उसको ग्रहण भी किया है। इवन औरतों ने अपनी जमा पूंजी निकाल करके दे दी, सारी की सारी आपके नोटबंदी के उसके अंदर उनको लगा कि हमारे देश का काला धन निकल जाएगा। हुआ ये कि उनका जो महिलाओं का अपना जमा धन होता है वो बाहर आ गया। काले धन की तो व्यवस्था धीरे धीरे आएगी, कब आएगी नहीं कह सकते, लेकिन महिलाओं ने खुले रूप से अपना धन अपने घर वालों को निकाल करके दिया, और वो आज उसको बुरा भी नहीं मानती, जबकि वो जानती है कि महिलाओं के लिए जो उनकी छोटी मोटी रकम होती है वो उनके लिए एक बहुत बड़ी उनके हाथ की शक्ति होती है। दूसरा, मैं आपको यही कहूंगी कि बजट तो आ गया, मोदी सरकार ने जो है बहुत सारी स्कीम्स भी लागू की, चाहे वो बेटी बचाओ से हो, चाहे वो स्वच्छता से हो, या महिला सुरक्षा से हो। इस तरह की स्कीम्स लागू करके उन्होंने एक अवेयर किया लोगों को, और महिलाओं को अंदर एक शक्ति भी जागृत हुई। लेकिन वही वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के ऊपर वो सब अभी की अभी वैसे ही बिखराव है। पिछले बजट में बात हुई थी कि महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी, आज तक उसके बारे में केवल रोड मैप बन रहा है, केवल घोषणा अगर हो भी जाएगी मान लीजिए इस बजट के अंदर भी, तो नेक्स्ट में क्या होगा, वो वही इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के हम बहुत पीछे हैं। तो जैसे बजट आता है तो बजट 1 साल के लिए आता है कि 1 साल के अंदर अंदर उस चीज का रोड मैप होकर उस पर वर्क शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वो प्रोसेस में हम बहुत पीछे हैं। सेंट्रल से मैं ये मानती हूँ, जो मैं देखती हूँ कि सेंट्रल से तो इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और हमारे राजस्थान में भी हम बहुत पीछे हैं। चलिए, अपरा कुछल जी भी हमारे साथ में जुड़ी हैं। अपरा जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि महिला शक्ति केंद्रों की बात कर रही थी चारू जी, 500 करोड़ का बजट भी उसके लिए रखा था। एक अवेयरनेस तो आई है सभी लोगों की वजह से, मानिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए काफी हद तक, लेकिन एक बड़ा मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट्स की सोच पे मुझे तरस आता है कि जब 2012 के अंदर दामिनी केस हुआ था, आपको ध्यान होगा सबको कि 16 दिसंबर को दिल्ली के अंदर, उसके बाद आनन फानन में फंडिंग की व्यवस्था भी की गई थी। अभी बड़ी रोचक चीजें सामने आई हैं कि करोड़ों रुपए उसका उस फंड में पड़ा हुआ है, उसको निर्भया फंड में वो बनाया भी गया था, उसका यूटिलाइज नहीं हुआ। तो अगर ये सब चीजें एक दिन की चर्चा के लिए अगर बजट में मेंशन भी की जाती हैं और उसे यूज नहीं किया जा रहा, तो मुझे लगता है कि कोई इसका फायदा नहीं है। दूसरी, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 स्कीम्स मोदी सरकार ने लॉन्च की, और सभी के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि शायद महिलाओं के लिए कुछ उसमें एडवांटेज हो सकता है। एक तो स्टार्टअप का जो जिक्र किया जाता है कि उससे हर यूथ को और जो बेरोजगार हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो स्टार्टअप से महिलाओं को कुछ खास इसका मुनाफा मिल पा रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल आपसे वो मानती हूँ और आपसे अग्री करती हूँ, और मेरे से पहले जिन्होंने यही बोला कि एग्जीक्यूशन की जो बात है, चाहे स्टार्टअप्स की बात करें, निर्भया फंड की बात करें, एक्स की बात करें, वाई की बात करें, जेड की बात करें, पूरे साल में चर्चाएं बहुत होती हैं, स्टार्टिंग ऑफ द बजट में बहुत सारे प्लान्स बनते हैं, पर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो एग्जीक्यूशन में इतना पुअर हो जाता है कि जब तक अगले साल की बात आ जाती है समझ ही नहीं आता कि जब प्लान्स बन जाते हैं, सारी नीतियां बन जाती, उसके बाद एग्जीक्यूशन वाला स्टेप इतना स्लो क्यों है? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है या वो किसी तरीके से नहीं आगे बढ़ सकते, तो क्यों नहीं प्राइवेट एजेंसीज या प्राइवेट बॉडीज को अंदर ओपन किया जाए? इतने सारे एनजीओ हैं जो ग्रास रूट लेवल पर इतना सारा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको जोड़कर आगे बढ़ के बात करें? तो आपने जो मुझसे स्टार्टअप की बात करी, स्टार्टअप में भी इतना सारा फंड है, सब कुछ रखा हुआ है, चाहे आप वेंचर कैपिटलिस्ट बोले या कितना सब कुछ रखा हुआ है, पर जब वो आने की बारी आती है हाथ में कुछ नहीं आता, फाइल के ऊपर फाइल रख दी जाती है और नेक्स्ट डेट के ऊपर नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। कुल मिलाकर जनरल पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं आता है। आपको लगता है कि सरकार को कोई ऐसा सिस्टम करना चाहिए? क्योंकि ये अक्सर बात आती है, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री भी, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा में इससे पिछले सत्र में, बजट सत्र के दरमियान ही उन्होंने एक बात कही थी कि ब्यूरोक्रेसी और जमे जो बाबू हैं वो हमेशा सरकारों का आनंद लेते हैं, हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं।
लड़ने की बात ये नहीं है कि आपकी योजनाएं जो हैं वो लागू कराने के लिए लड़ना चाहिए, पूछा जाना चाहिए। तो यह तो मैं मानूंगा कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है। अगर मॉनिटरिंग का अभाव है तो सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए। बजट कोई नहीं है, आप पे दे रहे हैं, अगर पिछले बजट को भी ठीक से आप इंप्लीमेंट करते हैं कि चलिए हम इसको एक्सटेंड करते हैं और उसी बजट को स्टेज भी पेश कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं उन्हें दूर करेंगे हम, तो मुझे लगता है कि अब इसकी एक बड़ी आवश्यकता महसूस होती है कि बजट आप कैसा दे रहे हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कि पिछले जो बजट की घोषणाएं थी उनका क्या केवल महज ये नहीं है कि आपने जैसे कहा कि स्टार्टअप बहुत अच्छी योजना है, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एक अच्छा एक आपके पास में प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन फाइलों में दफन होती हैं वो भावनाएं, वो घोषणाएं। तो मुझे लगता है कि शायद ये दिल नहीं टूटता है, इससे देश भी टूटता है, देश के सपने टूटते नजर आते हैं। तो इसमें कुछ सरकार को अब विचार करना चाहिए कि कम से कम आप घोषणाएं कर रहे हैं उन पे तो देखिए कि हमारी ये पूरी भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि बहुत सारे एनजीओज है जो काम करते हैं, और ऑल्सो एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए भी कि कितनी सारी योजनाओं वहां तक नहीं पहुंची है, कितने सारे जो आपने इतने सारी जो स्कीम्स बनाई हैं उसका कितना कहां तक लोगों को उसका मुनाफा हुआ, लोगों के पास वो पहुंची। देखिए अगर आप गांव की भी बात करें या अपने शहरों की भी बात करें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला है, मैं इतनी सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ काम करती हूँ, उनको वो जितने भी महिला कोऑप्स बन जाए उनको लोन मिलता ही नहीं है। और उनको लोन मिलता है जब तक उनका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चला जाता है, 8-8 महीने 10-10 महीने उनका लोन नहीं सैंक्शन होता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम पे दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो सिस्टम आपने ईज आउट कर दिया है, आपने इतना सब कुछ डिजिटाइज कर दिया, सब कुछ कर दिया है, पर उसके बाद भी अगर वो लास्ट रूट लेवल तक नहीं पहुंचे तो उसका फायदा क्या है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हमें ये चीज मतलब हम सबको ये चीज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट गवर्नमेंट पर नहीं हो, और क्यों ना हम आगे अपने आप मिलकर बहुत सारी चीजों का खुद मुनाफा उठा सके। तो मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक स्टार्टअप भी शायद ऐसी कुछ योजना है, लेकिन स्टार्टअप के ऊपर स्टार्टअप के ऊपर जैसे जो स्टार्टअप का फंड है वो हम महिलाओं के कॉन्टेस्ट में बात करें तो स्टार्टअप फंड तो बहुत है, लेकिन महिलाओं को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महिलाओं को पहली बात तो उनको इतना मोटिवेट करें कि वो स्टार्टअप करें, क्योंकि हम अभी तक कितने सालों से आपको पता ही है महिलाओं की दशा क्या है। बड़ी मुश्किल से तो हम उनको मोटिवेट करके घर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उनको स्किल करने की कोशिश करते हैं, स्किल करने के बाद उनको कुछ अपना बिजनेस अपने पैरों पर वेंचर कोई खड़ा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो इतनी हिम्मत करके जब कर लेती हैं, उसके बाद जैसा कि अपरा बोली कि उनको लोन सैंक्शन होने में, उनको सिस्टम से पूरी चीजें निकालने में, सिंगल विंडो सो कॉल्ड क्लियरेंस में इतना टाइम लग जाता है कि वो 8-10 महीने में दम तोड़ देती हैं और उनको फिर से वही 2-4-6 साल पीछे चली जाती हैं जहां से उनको खींच के हम वहां तक लाए। अलका जी, छोटा सा मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी के लिए यह जाना जाता था कि जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे कि वहां पे फाइल इन्वेस्टर के पीछे घूमती है, जिसका आइडिया होता है उसके पीछे घूमती है। फेडरल सिस्टम में मुखिया बने, वो देश के प्रधानमंत्री बने। अभी लगता है कि गुजरात की जो चर्चाएं सुनती थी उसका कुछ असर दिख रहा है यहाँ पे। आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। पहले जब ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी जब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब के मेरा खुद का पर्सनल इंटरेक्शन कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से रहा है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजरात में इसीलिए उद्योग लगाना चाहते हैं कि हमारे फटाफट क्लियरेंस होता है, परमिट मिलते हैं, एवरीथिंग मींस लाइक विद इन मंथ्स, 1 महीने में इंडस्ट्री डाल सकते हैं, इतना काम इतनी जल्दी इतनी तेजी से होता है। लेकिन अब शायद मुझे नहीं लगता वो स्थिति है, क्योंकि पहले जो भी इन्वेस्टर था, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट था, वो मोर देन हैप्पी होता था कि मैं गुजरात में जाकर इंडस्ट्री लगाऊं, क्योंकि मेरे को वहां से मैं क्योंकि हम नेबरिंग स्टेट राजस्थान में हैं और गुजरात साथ में है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात होती थी तो इससे रिलेटेड। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गुजरात में भी रह गया है, क्योंकि जो वोटर जिस उत्साह के साथ में नरेंद्र मोदी को चाह रहा था, उसके पीछे एक बड़ा लॉजिक ये भी था कि चलिए कम से कम देश में भी ऐसा माहौल बनेगा। और बेरोजगारी सबसे बड़ी एक पेरेंट्स हो, चाहे खुद स्टूडेंट्स हो या बिल्कुल जो अपनी डिग्री लेके निकल रहे हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनको लगता था कि हमारे सपने अब कोई पूरे कर सकते हैं। तो मोदी के सामने अभी एक बजट बाकी है इस टेन्योर का, आगे क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, बट अभी उन्हें जो भरोसा एक आम
हिंदुस्तानी को जो देना चाहिए था, मुझे लगता है कि अभी उसमें पूरी तरह से सफल नहीं कह सकते हैं कि जो गुजरात में उनका चेहरा देख रहे थे वो चेहरा नहीं है। अपराध जी कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, गुजरात में एक रोल मॉडल के रूप में बहुत सारी चीजें तैयार हुई, पर क्या होता है कि हर स्टेट की दिशा अलग होती है, हर स्टेट की कंडीशंस अलग होती है, हर स्टेट का मतलब रूप अलग होता है। आप मॉडल को लेके आए, पर आप मॉडल को कॉपी करने की जब कोशिश करते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते। यही हाल हुआ हमारी स्मार्ट सिटीज का। हम लेके तो आ गए स्मार्ट सिटीज के तौर पे, सियोल को हम कॉपी करेंगे या दूसरी को करेंगे, पर कहने का मतलब है क्या वो स्मार्ट सिटी एक्चुअली बन पाई? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इतनी है, हमारे ग्रास रूट लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स है। आप बड़े बड़े लोगों को बुलाकर इतने सारी मीटिंग्स कर लेंगे स्मार्ट सिटी की, बट जो नॉर्मल पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, हाइजीन की समस्या है, उसके बारे में तो ध्यान दीजिए, फिर आप आगे जाके स्मार्ट सिटी की बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि रोल मॉडल बनाना बहुत आसान है, बट उनको उन परिस्थितियों में, प्रेजेंट परिस्थितियों में उनको एक रूप देना, उनको मोल्ड करके फिर उसको लगाने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। आई थिंक हिंदुस्तान में वो सारी खासियतें हैं, वो सब चीजें अगर हम इसे मेंटेन करके रखें तो मुझे लगता है कि किसी स्मार्ट सिटी की आवश्यकता नहीं। हम कई बार सोचते हैं कि मेट्रो सिटीज को पैरेलल कहीं पे एक्सटेंशन में सिटी का आप बनाइए, लेकिन अगर उसी को आप सही करें अपराध जी कि आप सफाई का ख्याल रखें, वहां पे चिकित्सा सुविधा प्रॉपर हो, सड़क पे ट्रैफिक की ठीक से हो, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें वो होती हैं कि जिसके लिहाज से आप खुद एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान को लोगों ने वास्तु के हिसाब से यहाँ की उस जमाने में, मैं 17वीं-18वीं सदी की बात कर रहा हूं, जब लोग देखने आते थे कि वास्तव में हिंदुस्तान के कई सिटीज किस तरह से बसे हुए हैं। आज हम दूसरे की कॉपी करके इतने आगे तो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। करना भी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन 91-92 में जब से आया तो हर चीज को एक बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। मुझे सबसे ज्यादा एक में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम कितना स्वच्छ भारत की बात करें, स्वच्छ भारत की तरफ काम भी हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर सबसे पहले मोदी जी को स्वच्छ भारत में एक रूल बना देना चाहिए कि सेलिब्रिटी अपनी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करेंगे। क्या स्वच्छ भारत का मतलब यही है कि आप इतने बड़े नेता अभिनेता झाड़ू लगा रहे हैं और वो आपकी पिक्चर सोशल मीडिया पे आई जा रही है? तो अगर स्वच्छ भारत की बात करें, हर भारतीय वो सबसे पहले अपना घर, अपना मंदिर, अपनी नगर साफ रखता है। बिल्कुल, एटलीस्ट मेरा तो मानना है कि अगर आप गली भी साफ रखेंगे अपनी तो उससे भी बहुत कुछ होगा, और ये महसूस होना चाहिए कि इस गली में जो लोग रहते हैं वो इतने अच्छे रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों का एक आपकी आदतों का उससे पता लगता है कि आप वास्तव में स्वच्छता को कितना बिल्कुल बहुत जरूरी है। मैं चारू जी आपके पास आना चाहूंगा। एक सिक्योरिटी बड़ा इश्यू है महिलाओं के लिए। दो चीजें सबसे होती हैं महिलाओं के जो जहन में निकलती हैं, क्योंकि परिवार की दोहरी जिम्मेदारी उन पे होती है। आज महिला चार दीवारी में नहीं बैठना चाहती हैं, वो अपने आप को एक सशक्त महिला के रूप में पेश भी करना चाहती हैं कि मैं काम कर सकूं, और उसकी वजह बड़ी होती है। अगर आज वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकालेंगी तो आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चियां हैं, ननद है, दूसरे बच्चे हैं, भतीजे जो भी होते हैं, वो लोग भी ये महसूस करेंगे कि वो खाना बना रही है, मुझे भी खाना ही बनाना है। तो दोहरी जिम्मेदारी, घर का आपको किचन भी देखनी है और बाहर अपनी मजबूती भी शो करनी है। सिक्योरिटी की एक बड़ी बात है कि हर कोई देखता है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इस बजट में कुछ उम्मीद है ऐसी कि सरकार इस पे ख्याल करे? देखिए, अभी हमने वाली बात की कि निर्भया का जो फंड था वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर वही 1000 करोड़ के फंड का यूटिलाइज हो जाता तो मुश्किल से 400-450 करोड़ रुपए उसका यूटिलाइज हुआ है, और वो भी कहाँ, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कोई बिल्डिंग बनाने पे उसका पैसे को जो है मैक्सिमम यूज में लिया गया। अगर उस पैसे का यूटिलाइजेशन एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट पे, या कुछ इस तरह की जो पुलिस की सर्विसेज हैं, या इस तरह की जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, या आत्मरक्षा के लिए जो एक अवेयरनेस क्लासेस हैं, इनके अगर ऊपर हम वो फंड का खर्चा होता तो मेरे ख्याल से महिलाएं जो है वो निर्भीक रूप से अपना काम भी करती और अपना घर परिवार को संचालन में भी उनको दिक्कत नहीं होती। आज वो रहती तो है, काम तो करती है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक शंका उनके मन में रहती है, उनके परिवार वालों को भी थोड़ा सा डर रहता है। तो जब फंड सरकार ने दे रखा है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, और उसका यूटिलाइजेशन केवल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकारें नहीं चाह रही हैं, छोटी छोटी सरकारें नहीं चाह रही हैं, तो वो चीज इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर आ जाए तो मैं कहती हूँ कि हमें किसी फंड की जरूरत नहीं है। हम तो केवल मोदी सरकार को यही कहना चाहेंगे कि आपने जो पिछले 4 साल के बजटों के अंदर जो चीज छोड़ी हुई है महिलाओं के लिए, कृपया करके आप उनका इम्प्लीमेंटेशन, इसका रोड मैप बनवा दीजिए। वोटिंग के लिए तो पब्लिक वैसे ही आपके साथ है। चले, मोदी साहब ने हाल ही बाड़मेर में जब रिफाइनरी का शिलान्यास नहीं कहूंगा, शुभारंभ कार्य शुभारंभ के लिए जब आए थे तो कहा था कि 1500 योजनाएं ऐसी अटकी हुई थी पूर्ववर्ती सरकारों की जिनके बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई।
चारों ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि आप अपनी योजनाएं जो आप 4 बजट पेश कर चुके हैं, उसमें जो कुछ आपने दिया है उसका रिव्यू करके आप उसे ही दे दीजिए वापस एक बजट में। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान उसी से ही गदगद रहेगा। और एक आम कंज्यूमर वो ये चाहता है कि मेरे को दोनों वक्त का खाना मिले, मेरे बच्चों की अच्छे से परवरिश हो सके और 2 पैसे मेरे जेब में बच सके। मुझे लगता है इससे स्मार्ट बजट कोई नहीं हो सकता। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मनपसंद चैनल जन टीवी देखना हुआ अब और भी आसान। जी हाँ, अगर आप हैं रिलायंस जियो सिम यूजर तो जन टीवी देख सकते हैं बिल्कुल फ्री। क्लिक करें माई जियो ऐप पर, इंस्टॉल करें जियो टीवी ऐप, सर्च करें जन टीवी और बस एक क्लिक पर पाएं जन टीवी लाइव आपकी मुट्ठी में, कहीं भी कभी भी। आपका मनपसंद चैनल जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट 2018-19 और अभी आपने सुना था विमेन सेक्टर को किस तरह से उम्मीद है। अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ अजय अग्रवाल जी और बाबूलाल गुप्ता जी हमारे साथ में हैं। ओवरऑल एमएसएमई क्या डिमांड रखती है, क्योंकि 2 बजट अभी जो बजट आएगा ये इससे पहले वाला है, उस पे मोदी सरकार के उस कदम का रिफ्लेक्ट कर रहा था वो, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद बजट आया था। नवंबर 8 को नोटबंदी हुई थी और जो बजट आया था वो फरवरी में जो बजट आया था। इसी तरह से जीएसटी के बाद ये पहला बजट होगा। तो इस बजट पे किस तरह का, और सबसे खास बात जो होगी ये मोदी सरकार के, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं ये बात है कि अपने कार्यकाल का पहला जो कार्यकाल अभी है, आगे क्या होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस कार्यकाल का आखिरी बजट इसे कहा जा सकता है, पूर्ण बजट, क्योंकि मई में हमारे यहाँ इलेक्शन भी होगा अगले साल और फरवरी में अगर बजट आता है तो बजट सत्र के तुरंत बाद ही आप मान के चलिए कि आचार संहिता लग सकती है। चलिए अभी एक बार हम 2 आम नागरिक हैं जो क्या कहते हैं, उसके बाद हम आपको हमारे पैनलिस्ट से अपने विचार क्या रखते हैं इस बजट को लेकर के वो चर्चा करेंगे। एक बार जरा सुनिए आम आदमी क्या चाहता है बजट से। बहुत आशाएं हैं, उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए। जो महंगी चीजें हैं उसमें अभी जो जैसे जीएसटी और सीएसटी लगा है ना, उस तरह से ज्यादा
महंगाई बढ़ेगी तो फिर आम आदमी इस सरकार टैक्स स्लैब को बढ़ा दे, अभी 2.5 लाख तक है तो कम से कम उसको 50,000 या 1 लाख और बढ़ाए, जिससे और मिडिल क्लास को राहत मिले। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो चीजों रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, सरकार उस पर ध्यान दे, जरा उसके कीमतों को कंट्रोल में रहे। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हो कि रोजाना डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, लगातार। अभी दिल्ली में ही बात करें तो 70 रुपए से ज्यादा के पेट्रोल हो गए हैं, डीजल की कीमतें भी लगातार भाग रही हैं ऊपर की तरफ। तो सरकार को चाहिए कि इस पे भी लगाम लगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बस मेरी यही इच्छा है कि केंद्र सरकार को थोड़े आम आदमी के जनता के लिए भी देखना चाहिए कि थोड़ा बजट सोच समझकर सरकार डालेगी तो 2019 के अंदर ये भाजपा की सरकार आएगी। जो भी बजट हो आम आदमी के हित का हो और टैक्स को एक टैक्स कर दिया जाए, उस कदम पे वो अगर हाथ चलते रहे तो उद्योगपति के लिए भी बढ़िया है और आम आदमी के लिए भी बहुत बढ़िया है। उद्योगपतियों को बहुत आशाएं हैं। जो देश का हाल हुआ उसको देखते हुए बजट आम आदमी के फायदे का होना चाहिए। आम आदमी के फायदे से अपने आप उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। सैंक्शन की जाती हैं योजनाएं भी, लेकिन उसमें 100% फाइनेंसिंग बहुत कम योजनाओं में होता है। उसमें हमेशा ये होता है कि 80% जैसे उन्होंने दे दिया, 20% स्टेट गवर्नमेंट लगा, ये करे वो करे। तो जनरली स्टेट्स का ये रहता है कि हम सेंट्रल का बजट तो खर्च करना, लेकिन अपना बजट नहीं लगाएं। तो स्मार्ट सिटी के तौर पर अगर अपन देखना चाहें तो अपने यहाँ समस्याएं बहुत हैं, जैसे रोड की समस्या। तो चले, आपने आम उपभोक्ता है, आम आदमी है, उनका कहना है कि कुछ राहत मिलनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जब मोदी सरकार आई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद टैक्स स्लैब को बिल्कुल एक नॉर्मल उसमें लेके चले जाएंगे। टैक्स स्लैब में कोई बहुत ज्यादा, अगर हम कहें कि जो सरकार को राहत देनी चाहिए थी वो ज्यादा नहीं दे पाए। चले, अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं बड़े महत्वपूर्ण व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं और खासकर जिस का जिक्र पहले ही अरुण जेटली अपने आर्थिक सर्वे में कर चुके हैं। जीडीपी व्यापार से मेंटेन होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से मेंटेन होती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जो जेटली साहब सपने दिखा रहे हैं कि आगे हम बढ़ सकते हैं 2 कदम। हालांकि 2015 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। अभी भी 6.5 का जिक्र किया है उन्होंने कि 6.5 आखिर तक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कहीं संदेह, अगर क्रूड ऑयल का दाम जिसकी पूरी संभावनाएं बढ़ते रहेंगे तो विकास पे विपरीत असर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार कहती है कि हमारे जो कदम हैं बिल्कुल फिट जा रहे हैं, सरकारों को रेवेन्यू जिस तरह से मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, जीएसटी सफल प्रयोग रहा है, नोटबंदी सफल प्रयोग रहा है, लेकिन वास्तव में व्यापारी क्या सोचता है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद व्यापारियों को जिस तरह की होती है वो एक बाजार के, ये कहें कि एक वेव को पहचानने की कोशिश करते हैं कि बाजार किस दिशा में जाएगा। बाबूलाल जी हमारे साथ में इस वक्त। बाबूलाल जी, ये तो पहले ही आर्थिक सर्वे में ही शो कर चुके हैं जेटली की महंगाई बढ़ सकती है, तो बजट से आर्थिक सर्वे को हम देखते हुए किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार ये करे तो कम से कम यहां तो हमें राहत मिल सकती है? देखिए, महंगाई की बात जेटली साहब करते हैं और जो मैनिफेस्टो लेके आते हैं वहाँ कुछ और बात करते हैं और धरातल पे जब देखते हैं तो कुछ और बात करते हैं। आप ये देखिए कि अभी बजट आ रहा है और बजट से लोगों की ये अपेक्षाएं हैं कि कम से कम 6-7 लाख रुपए तो कम से कम मिनिमम निम्न जो आय है जिस पर कर नहीं लगे वो कर देंगे। दूसरा ये है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तक ले आएंगे। महिलाओं की कुछ और, जैसे मान लीजिए 7 लाख 8 लाख करेंगे, वृद्धजनों को 9 लाख करेंगे। ऐसी अपेक्षाएं लोग करके बैठे हुए हैं। क्यों करके बैठे हुए हैं? और स्पेशली अगर व्यापार वर्ग की बात करें तो नोटबंदी के बाद और जीएसटी के बाद में जो मार्केट एकदम सो गया है, वो सोया हुआ मार्केट वापस पैसा मार्केट में आए कैसे, इस बात को इनको सोचना चाहिए। और सोचने के लिए ये रास्ते बनते हैं कि अगर इनकम ग्रुप को अगर ये आगे बढ़ा देते हैं, निम्न जो कर है, कर दायित्व है, उसकी सीमाएं बढ़ा देते हैं, तो निश्चित रूप से मार्केट में कुछ पैसा आएगा और उस पैसे के आने से फिर मार्केट वापस चल पड़े, ऐसी संभावनाएं हैं। अब बात रही महंगाई की, तो महंगाई तो देखिए ये कितना भी कर लें,
अगर मैं एग्री कमोडिटी की बात करूं तो सारा डिपेंड करता है विश्व मार्केट पर, और फिर हमारे यहाँ क्या पैदावार हो रही है, कितनी पैदावार के लिए केंद्र सरकार ने अपने पूर्व बजट में क्या किया था और क्या नहीं किया। मैं विश्लेषण करके बताना चाहूंगा कि गई बार इन्होंने कहा था हम अच्छे बीजों के लिए एक रिसर्च का पूरा बजट कायम रखेंगे। बजट दिया ही नहीं, रिसर्च हुई ही नहीं, अच्छे बीज यहाँ उत्पन्न हुए ही नहीं, बाहर से लाला के बीज में किसानों को बांटे गए। इसी प्रकार इन्होंने कहा था कि हम एग्री कमोडिटी के प्रोसेसिंग यूनिट्स को डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आएंगे, जिसमें सब्सिडी भी शामिल होगी और रिप्स भी शामिल होगा, पर ऐसा भी कुछ नहीं किया। और वो की वो स्थिति है, आज हम कहते हैं कि 3 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं भाई 3 रुपए किलो? या तो समर्थन मूल्य डिक्लेयर करो इसका, तो सरकार खरीदे, तो सरकार खरीद के रखे कहाँ? हम बार बार कहते हैं कि ऐसे कोल्ड स्टोरेज आप डेवलप कीजिए, इस तरह की व्यवस्थाएं आप दीजिए ताकि वहां रख रखाव हो सके। आज प्याज है, प्याज 2 रुपए किलो बिक जाता है, तो ये बिक जाता है। अभी मौजूदा स्थिति में बात कर लें, चना 40 रुपए किलो बिक गया, 60 रुपए किलो बिक रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से चना आ गया और यहाँ का चना था वो यूं का यूं यूपी में एमपी में पड़ा रहा। तो व्यवस्था बाजार की छिन्न भिन्न होती हुई नजर आती है इनकी पॉलिसियों से, इनकी नीतियों से। नीति निर्धारित ऐसी होनी चाहिए, सपोर्ट प्राइस करें, आपके पास पैसे भी हों। आपने कह दिया मूंग खरीदेंगे, 1 लाख टन खरीद के रह गए, 10 लाख टन मूंग पैदा हुआ राजस्थान में, तो पैसा ही नहीं है तो क्यों करते हो ऐसी नीतियां? मैं छोटा सा सवाल है मेरा, मोदी साहब को मैं बहुत सुना है उस वक्त जब हम रिपोर्टिंग भी करते थे और मोदी साहब के स्पीच को हम काफी कोट करते थे, क्योंकि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि मोदी किस दिशा में जाएंगे। उस वक्त वो कहा करते थे कि हम जब सरकार में आएंगे, और सरकार में आए थे तो उनके स्पीच में भी मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, तब कहा था कि किसान की लागत का 50% मुनाफे के रूप में हम देंगे लागत का। और फिर ये बात उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाई कि 50% बहुत कम रहेगा, इसे 2022 तक का हम टारगेट लेके चलते हैं और इसे जस्ट डबल ही कर देते हैं। तो किसान, मुझे लगता है कि 50% भी देते तो थोड़ा सा तो वो अपने आप को राहत महसूस करता। तो 2022 तक वेट करना पड़ेगा, 2019 में हमारे यहाँ चुनाव है। देखिए, किसान को तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये तो लोक लुभावन इस तरह के नारे देते हैं कि वो इनकी उसमें आ जाता है कि तेरा इंश्योरेंस करा देंगे। अब पता चला है कि वो इंश्योरेंस वाले तो खुद ही लूट रहे हैं इनको, और किसी किसान को कुछ नहीं मिला। इनकी फसल खराब हो गई, कोई रोने वाला नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई रोने वाला नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं ऐसी है। मैं आपको एक बात निवेदन करूं कि एफडीआई में ये हमारे मंचों पर आ करके और ये लोग भाषण दिया करते थे और जोर जोर से कहा करते थे कि एफडीआई आई तो ये सत्यानाश हो जाएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है और ये फला है। आज 100% एफडीआई के लिए ये बजट भी जो आने वाला है, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि उसी एफडीआई के चारों ओर घूमेगा। वो चाहते हैं कि एफडीआई आए, निवेश करे, और वो आने वाले हैं नहीं। वॉलमार्ट से कितने बार निगोशिएशन कर चुके हैं, और दूसरी जो संस्थाएं हैं जो रिटेल में वर्क करती हैं उनसे निगोशिएशन कर चुके हैं। बड़े जो ब्रांड हैं उन लोगों से निगोशिएशन कर चुके हैं, पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है। और फिर भी ये कहते हैं कि हम ये छूट दे दी, हमने वो छूट दे दी। और वस्तु स्थिति ये होती जा रही है कि हमारा जो छोटा व्यापारी है, हमारा जो छोटा उद्योग है, वो समाप्त होता जा रहा है। जो एफडीआई यानी जो बाहर से आने वाले लोगों का मकसद एक ही होता है कि जिस देश में हम रहें वहां छोटे और दूसरे उद्योग भी नहीं होने चाहिए। बड़ा उद्योग लगे तो हमारा ही लगे, और छोटे वहां व्यापारी भी नहीं होने चाहिए। ये इनकी मंशा रहती है। तो इस मंशा से बड़ी गड़बड़ है। मैंने अभी एक पत्र लिखा था, उनको कहा था भाई आप एक्चुअल में किसान को कुछ करना चाहते हो तो आप सिंचित क्षेत्र डिक्लेयर कीजिए। पानी आपके पास होना चाहिए, पानी आपके पास है नहीं। आपके पास, आपको इनको कहिए कि आप बूंद बूंद सिंचाई योजना खाली नाम और कागजों में मत रखिए, इसको धरातल पे उतारिए। वो भी नहीं, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पा रही है। किसान को आप कुछ देना चाहते हो, अब तो उसके खाते खुल गए, उसके डायरेक्ट दे दीजिए ना। कोई अनुदान कुछ देना चाहते हैं वो भी इनसे नहीं होता। और मैंने कहा कि जो क्रय विक्रय कृषि कमोडिटी का हो उसको आप आयकर से मुक्त कीजिए। उसका क्या मायने है? अल्टीमेटली वो जो कॉस्ट है वो किसान ही को चुकानी पड़ती है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में भी आप शामिल होइए, और इन व्यवस्थाओं में अगर शामिल होते हैं। गुप्ता साहब, आपका एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा नहीं रहा सरकार को लेकर के, कि जो पहले जो चीजों को देखता आ रहा था काम व्यापारी, वही सब चीजें कोई बहुत ज्यादा
बदलाव नहीं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी की पूरी छाया है। जो सरकारों को जिस तरह से चाहता है वैसे ही चलती हैं। चेहरे बदले हों लेकिन सिस्टम नहीं दुरुस्त हुआ, यानी कि आपको भरोसा कायम करना होगा। और ये जो बजट होगा, मेरा अपना एक मानना है कि ये इलेक्शन ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार को इस बजट के तुरंत बाद ही जब पूरा आप फाइनेंशियल ईयर करेंगे तो उसके बाद आपको चुनाव में जाना है और चुनाव को फेस भी करना है। आपके पास में यही एक ऐसा बजट है, इसमें आप राहत दे सकते हैं, राहत को राहत की तरह दे सकते हैं, किसी के लिए आफत दे सकते हैं। ये जो भी आपको डिसाइड करना आप इसी बजट में करेंगे। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ में। अजय जी, दो चीजें बड़ी देखी जा रही हैं यहाँ पे। एक तो जीएसटी के तुरंत बाद, क्योंकि और एक एफडीआई का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है सरकार, जबकि चाहते तो इसमें भी कर सकते थे, क्योंकि पहले भी रक्षा क्षेत्र में एफडीआई में इजाफा किया ही था इन्होंने। तो यहां कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं कि व्यापारी को एटलीस्ट ये राहत तो दीजिए आप, ताकि हम कम से कम आप खड़े हो सकें। नोटबंदी, सरकार इसे वाहवाही कर रही है। अभी भी जेटली साहब ने जो आर्थिक सर्वे पेश किए उसमें कहा गया था कि एक माहौल बनाया गया था नोटबंदी के बाद का, लेकिन बहुत सफल रहा। उन्होंने 3 चीजें और की थी जीएसटी को लेकर के, और उन्होंने साफ कहा था कि इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स की संख्या में 50% इजाफा हुआ है। छोटे कर जो व्यापारी हैं उन्हें स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन करवाया है। राज्यों के टैक्स कलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा है, यानी कि गदगद है सरकार जीएसटी को लेकर के। व्यापारी अपना हाल खुद जानता है, तो उम्मीद किस तरह की कर सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, हम पिछले कई सालों से इन सब जो आप कह रहे हैं लोक लुभावन, या हम कह सकते हैं देश की आर्थिक तरक्की को आगे ले जाने के लिए कड़वे कदम जो भी कहते हैं, सरकार की तरफ से कहे कि हमने अच्छे कदम उठाए कि आगे जाके इन सब चीजों का फायदा आप लोगों को होगा। हमने सब कुछ वो सहन किया, चाहे वो नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, हम लोगों ने सारी चीजों को सहन किया है और इसी उम्मीद में सहन किया कि देश में आने वाले टाइम में प्रगति होगी सारी चीजों की। बट अगर अभी देखा जाए कि कुछ समय से हम लोगों का हमारे व्यापार काम धंधे काफी हद तक प्रभावित हो चुके हैं। पिछले ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि 4 महीने में हुए हैं, जीएसटी से हुए हैं, पिछले साल 2 साल से लगातार ये मतलब धीरे धीरे माइनस होते जा रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट है इसके अंदर हमारे को सरकार से काफी उम्मीदें कर सकते हैं कि यहाँ हमको राहत मिलनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आपके साथ समय पे कंधे से कंधा मिला के हम लोगों ने सहन करी है कि देश को आगे ले जाने के लिए जो जो चीजें हो सकती हैं हम लोगों ने आपके साथ में रहे। और जो ये जो सरकार है, इस सरकार के साथ में पहले की सरकारों के साथों के अंदर जब भी हम लोग व्यापारियों के अंदर ये रहता था कि जो चीजें ऐसी हो सकती है कि जो छोटे और मध्यम उद्योगों को समाप्त करती है, ये बीजेपी सरकार उसमें हमेशा रहता था कि हम आपके साथ में व्यापारियों के साथ में खड़े हैं और वो ऐसे कोई सी भी हम लोग का काम नहीं होने देंगे कि छोटे और मध्यम व्यापार खत्म हो। पर अभी देखा जाए तो कुछ समय में धीरे करके छोटे मध्यम व्यापार खत्म होते जा रहे हैं या काम कम होता जा रहा है। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर देख लीजिए, चाहे रियल एस्टेट सेक्टर देख लीजिए, चाहे एफएमसीजी सेक्टर देख लीजिए, सबके अंदर है ना ऐसा असर आया है कि व्यापारों के अंदर हमारे और अभी आने वाले टाइम के अंदर हमारे को कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिख रहा कि जहां से हम लोगों के व्यापारों को उठाव चालू हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सरकार कोई सा भी प्रयत्न करे, इन बजट में ऐसी चीजें लेके आए कि जो इन छोटे उद्योगों को राहत मिल सके, मध्यम उद्योगों को राहत मिल सके। हम लोगों को जो फंडिंग की दिक्कत हो सकती है, उन फंडिंग के अंदर हमारे लोन्स वगैरह में, ऋण के अंदर, उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से रिलैक्सेशन हो सकता है। जब तक आम पब्लिक की स्पेंडिंग पावर नहीं बढ़ेगी, उनके पास जो पैसा टैक्स के अंदर चला जाता है, दूसरी चीजों में चला जाता है, जब तक वो इजी नहीं होगा, कुछ टैक्स का स्लैब के अंदर छूट नहीं मिलेगी, जब तक वो पैसा बाजारों में नहीं आएगा, तो व्यापार जगत में या किसी भी चीज में वो खर्च नहीं होगा। सारे देश की प्रगति कहीं ना कहीं इन सब चीजों के साथ में जुड़ी हुई है। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस वाले बजट में कुछ ना कुछ ऐसी हमारे को फौरी राहत मिलनी चाहिए कि जो व्यापार धंधे हमारे खत्म हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं सुधार आना चाहिए। तो चलिए, आपके हिसाब से व्यापारी उस मोड पे खड़ा हुआ है कि जैसे हम सपोज करें कि किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वहां के वासिंदों को जो राहत मिल जाए वो भगवान के भरोसे है कि चले हम तो डूब चुके, लेकिन अब जो भी अगर आप दे सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। अजय गुप्ता जी हमारे साथ में। अजय जी, एमएसएमई सेक्टर को लेकर के काफी चर्चाएं हुई है, स्टार्टअप का काफी जिक्र किया गया है, डिजिटल इंडिया का जिक्र किया गया है। जो एमएसएमई को आधार बनाया गया था कि एमएसएमई से प्रफुल्लित होगी, एमएसएमई बढ़ेगी, इससे लोगों के लिए बड़ा एम्प्लॉयर साबित होगा। तो अब तक के जो बजट हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिर हम क्या उम्मीद करें इस बजट से? देखिए साहब, ऐसा है कि एमएसएमई का कोई मायने नहीं रखा, पहले तो बजट का ही मायने नहीं रखा गया। अब पहले हम बजट इसलिए सोच देते थे कि भाई एक्साइज ड्यूटी उस पे पड़ेगा, साल में एक बार ऐसा मौका मिलता था। अभी तो जीएसटी में हर महीने हर 15 दिन में वो चीजें चेंज कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम डेली चेंज होते हैं। तो अब बजट की कहानी मेरे समझ नहीं आई। बजट एक्चुअली सरकार का बजट अब ये बजट हो गया कि सरकार की कितनी इनकम है, सरकार के खुद के खर्चे कितने हैं, उसकी बातचीत कर लें।
बाकी टैक्स के मायने में खाली इनकम टैक्स को छोड़ दीजिए, बाकी टैक्स का तो बात ही खत्म हो गई। एमएसएमई के लिए अपन सोचते थे भाई एक्साइज ड्यूटी भर पड़ेगा तो हम कम्पिटिटिव हो जाएंगे, वो सब कहानी खत्म हो गई। जीएसटी का तो डेली 7 दिन में 15 दिन हम देख रहे हैं अपने हिसाब से चीजें चेंज हो रही हैं, उनको कह रहे हैं हम सीख रहे हैं, हम चीजें बदलते हैं, कब कोई कहता है वो इलेक्शन की वजह से करते हैं, वट एवर इट इज। तो बजट का इस देश में बहुत क्रांतिकारी शेप बदल रही है। पहले तो अपन ये बात करें कि बजट का एमएसएमई में या किसी भी इंडस्ट्री में बजट का इम्पैक्ट कुछ नहीं आने वाला। हम कितनी बैठ की बात कर लें, बिल्कुल बजट से एमएसएमई मायने बदल गए, बजट का मायने नहीं है। बजट पहले लगता था यार हम कम्पिटिटिव हो जाएंगे, वो सब कंसेप्ट खत्म है। तो बजट का मायना एमएसएमई के लिए किसी लिए आप बात करें एमएसएमई की इम्पैक्ट की, आपने कहा स्टार्टअप का, डिजिटल इंडिया का, मैं इन 3 चीजों बहुत एक्टिवली जुड़ा हुआ हूं। स्टार्टअप का बहुत बड़ा कोई सरकारी इंपैक्ट नहीं है। स्टार्टअप यदि इस देश में आगे बढ़ रहा है तो वो खाली प्राइवेट वेंचर कैपिटल से या एंजल इन्वेस्टर से उससे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का जो उन्होंने कहा था यहाँ करके दीजिए, वहां आप रिकॉर्ड देखेंगे गवर्नमेंट का तो कहीं 500 करोड़ का बजट था तो उन्होंने 5 करोड़ दिए हैं कहीं, मतलब आप पूरे भारत सरकार का डिजिटल स्टार्टअप में पोर्टल में देखेंगे तो हार्डली कोई 100-200 लोगों को उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिए। उसके बिना ही स्टार्टअप नहीं था तो ज्यादा स्टार्टअप हो रहा था। तो सरकार की समस्या क्या है कि वो कुछ करना चाहती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी में वो आप इस ढंग की चीजें लगा देते हैं कि उसको करने के पहले आदमी सोचता है मैं खुद ही कर डालूंगा यार, मैं इतने कागज बनाऊं, इतनी कहानी करूं, इतनी शानदार चीजें उसमें लिखूं, उसके बजाय मैं खुद ही काम कर लेता हूं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा। मुझे क्या लगता है, सब मैं फ्रेंकली बताता हूं कि मोदी साहब की स्पीड तो रॉकेट जैसी है, लेकिन इस देश की समस्या क्या है कि हमारे 130 करोड़ की तो पॉपुलेशन है, 60